हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज एरिया वेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे बच्चे लोग? एरिया वेक्टर क्या होता है, तो लेट्स सी व्हाट इज एरिया वेक्टर। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना है। किसी भी सरफेस की परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है दैट रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये मान लो बोर्ड है, हमारा प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो इस बोर्ड का जो भी एरिया होगा उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगी दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर। क्लियर है? तो हम कहते हैं द परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया at a plane is called एरिया वेक्टर। क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे मान लिया हमने कोई इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लेन है और इसकी एरिया अगर ए है, तो एरिया वेक्टर को हम परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एरिया वेक्टर। गॉट दिस? आई थिंक सभी को समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर क्या होता है। क्लियर है बच्चा लोग? अब ध्यान देना, यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों? तो एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या है, ध्यान देंगे। जैसे ये कोई भी आर्क है ना, तो कोई भी आर्क सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, इस एंगल को हम लोग प्लेन एंगल थीटा कहते हैं। ये रेडियस आर है और ये जो है ये आर्कवर्ड लेंथ एस है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? आर्क अपान रेडियस, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाता है एस अपान आर। क्लियर है बच्चों? और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। समझ में आ गई बात? और अगर कंप्लीट सर्कुलर के आर्क के कारण अगर हम बात करें कि टोटल प्लेन एंगल कितना बनता है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, फॉर कंप्लीट आर्क जो बच्चों एस हो जाता है वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर आ जाएगा। और ऐसे में टोटल प्लेन एंगल जो हो जाएगा 2 पाई आर अपान आर, आर से आर कट जाएगा तो थीटा आ जाता है 2 पाई रेडियन। क्लियर है बच्चों? तो ये किसी भी कंप्लीट आर के कारण टोटल प्लेन एंगल कितना हो जाता है? 2 पाई रेडियन आ जाता है। गॉट दिस बच्चों? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है? सॉलिड एंगल की बात करते हैं। तो हमने मान लिया कोई एक स्फीयर है सपोज दैट, और ये उस स्फीयर का सेंटर है और इसके सरफेस पर एक स्मॉल एरिया ले लिया जाता है। मान लेते हैं ये डीए एरिया है, तो इसके कारण सेंटर पर एक कोनिकल एंगल फॉर्म होता है, क्लोज एंगल फॉर्म होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा कहते हैं। और ये जो इसका एरिया है ये बच्चों मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड मान लेते हैं डीए वेक्टर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू एक्सप्रेशन आता है डी ए अपान आर स्क्वायर। क्लियर है? और इसकी जो यूनिट होती है बच्चा लोग वो हो जाती है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। अब ध्यान देना है, अगर हम फॉर कंप्लीट स्फीयर की बात करें, अगर हम कंप्लीट स्फीयर की बात करते हैं तो टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा कैसे आता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और इसको हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपान आर स्क्वायर। तो पूरे स्फीयर की जो टोटल सरफेस एरिया होती है ना वो कितनी हो जाती है? 4 पाई आर स्क्वायर और अपान में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया बच्चा लोग? 4 पाई स्टेरेडियन आ जाता है। यानी कि ये आ गया टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई अ क्लोज फिगर एट इट्स सेंटर दैट इज नोन एज 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर है बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। एक और स्टार पॉइंट यहाँ पर मैं बना रहा हूं, इफ द एरिया वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे हालात में हम सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं? कुल मिला करके जैसे ये सेंटर है और ये मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया लिया आपने, ठीक है, और रेडियस आर है। तो अगर मान लो ये नॉर्मल है लेकिन एरिया वेक्टर इधर दिया गया है डीए वेक्टर और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं बच्चों।
और ये आ जाता है डी ए कॉस थीटा। और ऐसी कंडीशन में अब स्मॉल सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन आ जाता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए ना लेकर के क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाएगा, यानी कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिया जाएगा। क्लियर है बच्चों। और ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे, अब जो टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा होगा वो इस डी ओमेगा को इंटीग्रेट करके आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू क्या ले ली जाएगी, 4 पाई स्टेरेडियन ही लिया जाएगा। यानी कि कोई भी क्लोज फिगर है उसके कारण सेंटर पर सबटेंड होने वाला जो टोटल सॉलिड एंगल है ना, वो हमेशा कितना लिया जाएगा बच्चों, 4 पाई स्टेरेडियन ही लिया जाना है। गॉट दिस? आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और पूरा का पूरा ये चैप्टर इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर निर्भर करेगा, यानी कि इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है, किसी भी सरफेस से होकर पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम उस सरफेस से एसोसिएटेड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो लेट्स सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ध्यान से समझेंगे तो हम बात करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। द नंबर ऑफ, बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस से होकर पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक सरफेस है और इस सरफेस का स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है, फाई ई इज गिवन एज, अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो डी फाई ई इक्वल टू आ जाता है ई डॉट डी ए, और इसको ओपन करते हैं तो डी फाई ई इक्वल टू मिलता है ई डी ए कॉस थीटा। बोलो बच्चों, ध्यान देना है, ये आ जाता है। और यहाँ पर थीटा क्या है, ध्यान देना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। गॉट दिस? और ध्यान देना बच्चों, अगर अपन को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना फाई, तो इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए लगा देंगे यहाँ पर, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा आ जाता है। तो यहाँ से अपन को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाता है। गॉट दिस बच्चों? ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। इसके अगर हम यूनिट की बात कर ले बच्चों, तो यूनिट क्या आ जाती है, ध्यान देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, और कॉस थीटा यूनिट लेस होता है, तो ऐसे में आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और ध्यान देना इसका नेचर क्या है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान दें, किसी भी सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पर डिपेंड करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे लोग ध्यान देना है, केसेस की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्या करना, ये जो हमारा हैंड है ना, इसको मान लेते कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है जो कि आउटवर्ड कंसीडर किया जा रहा है, और इस हैंड की फिंगर्स को मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो बच्चों ध्यान दो, ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अब ध्यान देना है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के पैरेलल है तो देखो फील्ड लाइन के साथ ये कितना एंगल बनाने लग रहा है, 90 डिग्री। और अगर हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो देखो इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कुल मिलाकर के ये बात विशेष ध्यान रखना है कि किस पर बात कही जा रही है। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहला पॉइंट, if electric field is perpendicular to the surface, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इससे रिलेटेड जो फ्लक्स फाई ई आएगा वो क्या आएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री।
और cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, यानी कि इस दशा में मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा उस सरफेस से, यानी कि ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाता है और EA के बराबर आता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, अगर सरफेस के पैरेलल है इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आ जाएगा EA cos 90 डिग्री, और ये 0 आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है। गॉट दिस बच्चों, इतनी बात आई थिंक समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड makes an angle alpha with the surface, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ऐसे में जो फ्लक्स फाई ई होगा वो आएगा ये cos 90 माइनस अल्फा आ जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है ना वो डिपेंडिंग ऑन थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से अपन को मालूम चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करने वाले बच्चों गॉस थ्योरम क्या है, और गॉस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है डिफरेंट केसेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं गॉस थ्योरम क्या है और उसे प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, तो हम बात करने वाले गॉस थ्योरम। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम या इसी को गॉस प्रिंसिपल कहा जाता है, बात एक ही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गॉस थ्योरम। तो हम गॉस थ्योरम की बात करने वाले बच्चों, ध्यान देंगे गॉस थ्योरम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the electric flux linked with any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed inside that surface। क्लियर है, दैट इज मैथमेटिकली अगर लिखें तो फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू होता है। सो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर है बच्चों, यानी कि गॉस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट सरफेस होता है। क्लियर है, तो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे बच्चों। सो लेट्स मेक अ हेडिंग प्रूफ। ओके, इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक चार्ज क्यू है। ठीक है, तो इसके अराउंड हम एक ऐसे इरेगुलर शेप का मान लेते हैं गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस ले लेते हैं और यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी ले लिया हमने, ये डिस्टेंस आर है, और इस स्मॉल सरफेस को ज्वाइन कराते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल सॉलिड एंगल क्या है, डी ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सरफेस एरिया जो है डी ए मान लेते हैं। इस चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता है,
जो कि मान लेते हैं एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम इस स्मॉल सरफेस से लिंक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सिंस द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with स्मॉल एरिया dA, कैसे निकलेगा, डी फाई ई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ओके, इसको ओपन करेंगे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे में डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, और इनटू में आ जाता है डी ए कॉस थीटा। बच्चों इतनी वैल्यू को हम एक साथ लिखने वाले हैं, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को। तो देखो डी फाई ई अगर हम देखें, बल्कि हम डी फाई ई की बात ना करें, अब हम यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको बाहर कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, क्यू बाहर हो गया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख सकते हैं। और डी ओमेगा को जब इंटीग्रेट करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, तो टोटल सॉलिड एंगल कितना आता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो फाई ई इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, और इंटू में 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो व्हाट वी गेट टू हैव, क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, जो कैलकुलेट करने के थ्रू आता है ई डॉट डी ए, एंड दैट इज कमिंग टू बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू इनसाइड। ओके, सो दिस इज द प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम। इस तरह से ये गॉस थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। गॉट दिस, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना है, ये जो फार्मूला हमारा डराइव हो गया, तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा 1/एप्सिलॉन टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट सरफेस होता है। ठीक है, अब अगर स्टार पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर ये चार्ज मान लो यहाँ कहीं बाहर रखा होता, ठीक है, कहाँ रखा होता, बाहर, तो ऐसी कंडीशन में सिंस क्यू क्या हो जाता, इनसाइड द सरफेस जीरो हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में उससे लिंक फ्लक्स क्या हो जाता, जीरो हो जाता। क्लियर हो गई बात। इसको दो और तरीके से समझें। जो भी फ्लक्स बाहर आता है किसी सरफेस से, तो फ्लक्स आउट ऑफ द सरफेस इज ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, और फ्लक्स जो इन हो रहा होगा किसी सरफेस में वो हमेशा कैसा लिया जाता है, निगेटिव। तो अगर ये चार्ज यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, इन कर रहा होगा, जितना फ्लक्स उतना यहाँ एग्जिट कर रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। या यूँ समझ लें, अगर चार्ज जो है सरफेस के अंदर इंक्लोज नहीं हो रहा है तो हमेशा उस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एक और बात यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि किसी भी सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस सरफेस के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो फ्लक्स है फाई ई है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। गॉट दिस बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूविंग। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। और इसकी एप्लीकेशंस को बात करने से पहले हम कुछ चार्ज डेंसिटीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके बच्चे लोग, तो लेट्स सी डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं।
उसकी डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो बच्चों ध्यान देना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के यूनिट लेंथ पर क्या अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि हम कह सकते हैं द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर is called its linear charge density, is called linear charge density, और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? Q अपान L हो जाता है, और यहाँ से इसकी यूनिट आ जाती है कूलाम पर मीटर। और अगर हमें Q निकालना किसी लेंथ में कितना चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ कर देंगे, तो अपन को चार्ज पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी की। दूसरे नंबर पर बात आता है बच्चों अब सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? द चार्ज पर यूनिट एरिया of the surface is called its surface charge density, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज सिग्मा इक्वल टू एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों Q अपान A। ठीक है, यूनिट हो जाता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया में कितना चार्ज है ये निकालना है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाता है। क्लियर है? दिस मच कूलम। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आ जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। गॉट दिस बच्चों? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों ध्यान देना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम of a conductor is called volume charge density, रो। दैट इज कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो रो इक्वल टू एक्सप्रेशन आ जाता है Q अपान V, यानी कि यूनिट हो जाता है कूलाम पर मीटर क्यूब, या फिर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू हो जाता है रो इंटू V, दिस मच ऑफ कूलाम। ओके बच्चों, तो ये थी तीन तरह की सरफेस मतलब चार्ज डेंसिटीज, जिसमें आता है नंबर 1 पर लीनियर चार्ज डेंसिटीज, यूनिट लेंथ में अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है। फिर आती बात सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज होता है। फिर बात आती वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होता है। गॉट दिस बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके बच्चों, क्लियर है? समझ गए? तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो ये है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय गॉस थ्योरम। ये हम कैसे करते हैं, इसे चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन चार्ज ले लेते हैं।
यहाँ पर इस तरह से कोई एक लाइन चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। और मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज, इस पर नेचर ऑफ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और मान लो बच्चों इसके कारण इससे r दूरी पर सिचुएटेड किसी पॉइंट P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज निकालना है। तो व्हाट टू डू, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल r रेडियस का इस तरह का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि कुछ चार्ज इसके अंदर इंक्लोज हो जाए, ठीक है। ये सिलेंडर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट P हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं जिसकी एरिया dA। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर dA इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो जाएगा, इधर ही साइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर एक पॉइंट यहाँ पर हम Q ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, लेकिन इस बार इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, dA वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से एक थर्ड पॉइंट हम R ले लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को रहेगा और एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा, dA वेक्टर, और यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है इस सिलेंडर की वो मान लेते हैं L है और रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसे अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो हम लिखते हैं फॉर दिस वी सेलेक्ट अ cylindrical Gaussian surface of radius r and length small l, ओके। तो हम लिखते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with this Gaussian surface phi e, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये हमारा आएगा phi e एट सरफेस पॉइंट P प्लस phi e एट सरफेस पॉइंट Q प्लस phi e एट सरफेस पॉइंट R। यहाँ पर और यहाँ पर तीनों सरफेसेस से लिंक होने वाले फ्लक्सेस के सम के इक्वल करा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा, phi इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट P, और ये आ जाएगा बच्चों बेसिक फार्मूला E डॉट dA प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट Q, यहाँ पर आ जाएगा E डॉट dA प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट R E डॉट dA, ओके। इसे ओपन कर लेते हैं तो phi इक्वल टू मिलेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट P E dA कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट Q, ये आ जाएगा E dA कॉस 90 डिग्री प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट R E dA कॉस 90 डिग्री। बच्चों कॉस 90 जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो व्हाट वी विल सी, phi इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट P और E dA आ जाएगा, चूंकि कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हम E को करते हैं बाहर, क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट P dA, ठीक है। तो ध्यान देना E टाइम्स ये dA क्या है, यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया है और हमें इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए होगा, और सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और एच का काम कौन कर रहा है, एल कर रहा है। तो अपने इस सरफेस से कैलकुलेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया वो आ गया E टाइम्स 2 पाई आर एल, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो बाई कैलकुलेशन आ गया, बट बाई गॉस थ्योरम क्या होता है, ध्यान देना है। हम यहाँ पर लिखते हैं बट बाई गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होना चाहिए किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इंक्लूज इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो व्हाट वी विल सी, हम देखेंगे कि phi इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स लैम्डा एल हो जाएगा, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन सेकेंड आ रही दिस इज फ्लक्स बाई गॉस थ्योरम आ गया, जबकि इक्वेशन फर्स्ट जो है बाई कैलकुलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो सिंस बोथ आर हैविंग देयर लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर, so their right hand side should also be same. So now we can say that by equations first and second, what we will get, E times 2 pi RL equal to 1/ε0 times lambda L.
तो L से L कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर आ जाता है। क्लियर है बात? दिस मच न्यूटन पर कूलम। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन व्हाट वी गो टू गेट, तो इक्वल टू मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है बात? तो ये आ जाता है दिस मच न्यूटन पर कूलम। बच्चों न्यूमेरिकल पर्पज से इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, तो इक्वल टू आ जाता है 9 × 10⁹ इंटू में 2 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। दिस मच न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। याद रहे, अगर ये जो हमारा लाइन चार्ज है, इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज, देन दिस मच फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, and suppose if it is negatively charged, the same field will be find out there, but the direction will be inward the sheet, वो शीट के तरफ ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। द डिफरेंस इज दिस वन। समझ में आई बात? और अगर यहाँ से हम ध्यान दें तो दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर, लैम्डा विल बी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट डाउन दैट E प्रोपोर्शनल टू 1/r। मीन्स जैसे जैसे इस लाइन चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी पॉइंट P की, वैसे वैसे वहाँ पर फील्ड रिड्यूस होती जाएगी। और इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन E एंड R, सो दिस विल बी लाइक दिस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस R है, तो इसके बीच ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये ग्राफ बनेगा। एंड इट इज इम्पोर्टेंट ग्राफ विच इज आस्क्ड ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, so this is the first application of Gauss theorem to find the electric field due to a line charge. Got this? अब हम बात करेंगे second application of Gauss theorem. तो let's come to the second application of Gauss theorem. Okay? तो बच्चों अब हम बात करेंगे F2, यानी कि गॉस थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, ध्यान देना है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, तो सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से हम एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर देयर बी अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, तो ये मान लेते हैं हमारे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिस पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये हम मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज। कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और मान लेते हैं इसके कारण इसके यहाँ से R दूरी पर किसी पॉइंट P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बीइंग सिमेट्री इधर साइड भी ए क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट P डैश है और ये P है, ये डिस्टेंस R है और ये भी डिस्टेंस R है। क्लियर है? और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हम लेट कर लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। तो यहाँ पर भी कैपिटल ए हो जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ऐसे में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एट दिस पॉइंट P डैश, एरिया वेक्टर विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन, सो हियर ऑल्सो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एज्यूम्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर इसे ही हम गॉस थ्योरम के थ्रू ऑप्ट होने वाले फ्लक्स के इक्वल करा देंगे। क्लियर है? तो देखेंगे, सिंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फाई ई, कैसे आएगा बच्चों, ये फाई ई एट P प्लस फाई ई एट P डैश। तो फाई ई ये आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी
प्लस कुल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एट पी एंड पी डैश। ओके, सो फाई इक्वल टू आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट पी ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल पी डैश ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू आ गया ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एट पी प्लस ई टाइम्स क्लोज सरफेस इंटीग्रल पी डैश डी। ठीक है बच्चे लोग, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई टाइम्स ए प्लस ई टाइम्स ए, यानी कि फाई इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ ई। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारे द्वारा एज्यूम्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू कैलकुलेटेड फ्लक्स आ जाता है। ठीक है, बट हम लिख सकते हैं यहाँ पर बट बाय गॉस थ्योरम जो फ्लक्स आना चाहिए वो आना चाहिए 1/ε0 टाइम्स क्यू। बात समझ में आ रही है? तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू ए। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ट्वाइस ई ए इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, सो ई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, सिग्मा अपान 2ε0 दिस मच न्यूटन पर कूलम। यानी कि किसी भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फार्मूला है ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε0। यानी कि इसमें कहीं पर भी डिस्टेंस आर का टर्म नहीं आ रहा है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ सिग्मा पर डिपेंड करता है। और सिग्मा जितना ज़्यादा होगा बच्चों, फील्ड उतना ही ज़्यादा होगी, और सिग्मा कम होगा तो फील्ड कम होगी। और हाँ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी। गॉट दिस बच्चों, इतनी बात समझ में आ जाती है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स सेकेंड एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड एप्लीकेशंस। अब हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो लेट्स सी थर्ड एप्लीकेशन क्या है बच्चों। थर्ड ऐप की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेज। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, दो सिचुएशन हो सकती है। जैसे मान लो हमने मान लिया कि अपने पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ये है और एक दूसरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज ये है। ठीक है, ये दो प्लेन शीट ऑफ चार्जेज है। ठीक है, इस पर मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पर सिग्मा 2 है, और दोनों का नेचर सेम है। मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये पहली सिचुएशन है। ठीक है, या ये सिचुएशन नंबर ए है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं हम लोग। ये सेम प्लेट्स हैं, लेकिन इस बार क्या है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पर सिग्मा 2 है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैसी है, निगेटिवली चार्ज है। ये सिचुएशन बी है। ठीक है, इसमें पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इधर साइड पॉइंट पी डैश है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पर पॉइंट पी डबल डैश है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसी तरह से यहाँ पर बीच में पॉइंट पी है और यहाँ किनारे पर पॉइंट पी डैश है और यहाँ पर पॉइंट पी डबल डैश है, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने। क्लियर है? बात समझ में आ रही बच्चों? तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, तो यहाँ पर अगर सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो E1 इधर हो जाएगा, इसके कारण अगर E2 है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर हो जाएगा। ठीक है, पी डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कारण E1 इधर होगा और दूसरे के कारण E2 भी इधर ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर E1 इधर हो जाएगा और E2 भी इधर ही होगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर बात करते हैं, तो देखो P पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो इधर हो जाएगा, लेकिन इसके कारण टुवर्ड इटसेल्फ रहेगा तो E2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्लियर है?
इसी तरह पहले के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो जाएगा और दूसरे के कारण इधर हो जाएगा, तो E2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से E1 इधर हो जाएगा और E2 की बात करें तो E2 इधर हो जाएगा, तो इस पॉइंट P" पर ये सिचुएशन आएगी। यानी कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 लिखेंगे, फिर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे इन दिस लोकेशंस। ओके, तो हम लिखते हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा 1, E1 इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, और इसी तरह से लिख पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा 2, E2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लिखते हैं नाउ इन केस ए एट पॉइंट P पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिंस E1 एंटी पैरेलल टू E2 हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P देखा जाए तो बच्चों ये क्या आएगा, E1 डिफरेंस E2 से आ जाएगा, तो E एट P कैसे मिलेगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट डिफरेंस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो E एट P हम लोग 1/2 एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं कॉमन, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2 आ जाता है, ये आ गया पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हम बात करें अब इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती, 0 आ जाती। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पोजीशंस पर। ठीक है, अगर हम बात करें एट पॉइंट P' एंड P" पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंस E1 पैरेलल टू क्या बच्चा लोग E2 है, तो ऐसी कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P' या P" जो आएगा वो E1 प्लस E2 से आएगा, तो E एट P' और P" ये आ जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो E एट P' और P" इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है बच्चों। और यहाँ पर स्टार पॉइंट लिखते हैं कि अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 आ जाए तो फिर E एट P' या P" जो होगा बच्चों वो आ जाएगा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये कट जाएगा, तो E एट P' या फिर P" जो आएगा वो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये बात ध्यान देनी है। तो ध्यान देना है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये, ठीक है, ये जो P पर आ रहा है ये, और P' और P" पर आ रहा है, ये केस A के लिए। अगर केस B की बात करें तो केस B में ये जो रिजल्ट आया ये हमें कहाँ मिल जाएगा, P पर मिल जाएगा, और ये कहाँ मिल जाएगा, P" पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E एट P वो आ जाएगा जो यहाँ पर P' और P" पर आ रहा है, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर सिग्मा की हो जाए तो यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और इस सिचुएशंस पर जो फील्ड आएगी P' पर वो आएगी E एट P' या फिर P" पर भी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, और अगर यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा हो जाए तो E एट P' या P" जो होगा वो क्या आ जाएगी, फील्ड 0 आ जाएगी। गॉट दिस, समझ में आ गया है। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, व्हेन बोथ द प्लेट्स आर सिमिलरली चार्ज्ड एंड व्हेन बोथ द प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज, यानी कि इन पर जब चार्जेज का नेचर सेम हो और जब चार्जेज का नेचर अपोजिट हो। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशंस पर आते हैं हम लोग। अगली एप्लीकेशन नंबर 4 पर आएंगे, यानी कि गॉस थ्योरम की 4th एप्लीकेशन क्या है बच्चों, इस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है,
तो बच्चों हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन। यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ओके बच्चों, चार्ज स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, यानी कि अपने पास कोई एक चार्ज स्फेरिकल सेल होगा जिसके कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं अपने पास इस तरह से कैपिटल आर रेडियस का ओ सेंटर वाला एक स्फेरिकल सेल दिया गया जिस पर चार्ज प्लस क्यू है। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली रिसाइड कर जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेल इन 3 केसेस। पहला है, हमें स्मॉल आर दूरी पर सिचुएटेड किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं डी ए वेक्टर। तो ये डी ए वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा और थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो हम पहले सिचुएशन में निकालते हैं, केस फर्स्ट एट आउटसाइड पॉइंट पर निकालना, यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर फील्ड निकालनी। ठीक है, तो ये एज्यूम्ड गॉसियन सरफेस से रिलेटेड हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो हम लिखते हैं सिंस फाई इक्वल टू कैसे आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए से आएगा। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए ओपन करोगे तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाता है, और यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू आ गया बच्चों, ई को किया बाहर क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ए क्या स्मॉल सरफेस एरिया है, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है स्फीयर का, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बट बाय गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स आना चाहिए वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस आना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या स्मॉल क्यू है। नाउ बाय इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख पाओगे, ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। तो इक्वल टू आ जाता है बच्चों 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। मतलब ये आ गया इतने न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब बाहर निकालेंगे हम लोग, यानी कि इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये बच्चों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे केस 2 एट सरफेस, यानी कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो जैसे हम यहाँ किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना चाहते हैं तो यही गॉसियन सरफेस भी लिया जाएगा। तो जब यही गॉसियन सरफेस लिया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट यही आना है, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई ε0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है बच्चों, इतना न्यूटन पर कूलम आ गया। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन लेते हैं, केस थर्ड। यहाँ पर ध्यान देंगे, तो केस थर्ड लेते हैं, इनसाइड द सेल, यानी कि जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर मतलब यहाँ कहीं पर पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा इस बार गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी यही रहेगी, फाई इक्वल टू ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। बट बाई गॉस थ्योरम जो फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू आना चाहिए। तो इस बार इसके अंदर कोई अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज नहीं हो रहा, मतलब 0 हो रहा है। तो ये फील्ड क्या आ जाएगी, फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। अब हम लिख पाएंगे नाउ बाई इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह पाएंगे कि ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है 0 आ जाती है। ये आर लेस देन कैपिटल आर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो
बेटा सरफेस पर फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, और वो है 1/4π/Q/R²। सरफेस की बाहर जैसे जैसे बढ़ेंगे, आर बढ़ने से फील्ड घटेगी, और सरफेस के अंदर फील्ड क्या है, जीरो है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ये आर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक तो फील्ड क्या है, जीरो है, और r इक्वल टू कैपिटल R पर फील्ड मैक्सिमम है और फील्ड रिड्यूस कर रही है। ठीक है, यानी कि ये जो रीजन है ये r लेस देन r का रीजन है, और ये जो है ये r इक्वल टू r का है, और इधर जो है ये r ग्रेटर देन r की सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यहाँ पर जो फील्ड है E इक्वल टू KQ/R² है, और ये क्या है, मैक्सिमम फील्ड है। क्लियर हो गई बात। तो ये ग्राफ आ जाता है फॉर स्फेरिकल शेल। गॉट दिस। तो आई थिंक ये बात आप सभी को समझ में आ गया है। एम आई क्लियर टिल नाउ बच्चों? ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और ध्यान देते हैं यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ कैविटी। क्लियर है बच्चों? यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो केस ऑफ कैविटी की बात अगर मैं करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इसी पर बेस्ड है। कुल मिला के आपको ये पता चला, किसी भी चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होता है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं केस ऑफ कैविटी। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि इस तरह से कोई एक सरफेस है बच्चों, और इस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, और इसके अंदर एक कैविटी इस तरह से होल है, जिसको क्या कहा गया बच्चों, कि इसको जो है सपोज दैट कहा गया कि +Q चार्ज गिवन है। तो जैसे Q चार्ज इसको आउटर वॉल पर है, तो आपसे पूछेगा इसके इनर वॉल पे कितना चार्ज है यहाँ पर। तो चूंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, तो हम जानते हैं Q इनसाइड इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पर +Q है तो इनर वॉल पर कितना चार्ज आ जाएगा, -Q इनर वॉल पे। ठीक है, इनर वॉल पे -Q आ जाएगा। और चूंकि किसी कंडक्टर को दिया जाने वाला टोटल चार्ज कहाँ जाना चाहिए, हमेशा उसके आउटर सरफेस पे आना चाहिए। तो जो Q आउटसाइड द सरफेस होगा वो हमेशा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q आ जाएगा। तो ये होता है केस ऑफ कैविटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर -Q चार्ज देते, मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस होता, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज था और ये कैविटी है, अगर इसके आउटर वॉल पर -Q चार्ज है, तो बचाओ इस इनर वॉल पे कितना चार्ज आ जाएगा, +Q, और बाहर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा कैपिटल Q -Q। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैविटी। बोलो समझ में आ गया बात बच्चों? तो ये था पूरा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टॉपिक, जो कि कंप्लीट हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करें, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको नीचे सब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको PDF और इम्पोर्टेंट शीट्स भी मिल पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।